45 मिनट थे चीन के पास, बिल्कुल कुल 45 मिनट थे वो इन्फॉर्म कर सकता था नेपाल को, लेकिन उसने इन्फॉर्म नहीं किया और जाने दी। बिल्कुल, ये क्या नेपाल, ये चाइना जो है अपनी कई सारी चीजें छिपाने की कोशिश करता है। वो नहीं चाहता है कि इस तरह की घटनाओं के लिए उसको जिम्मेदार ठहराया जाए, जबकि सोल जिम्मेदारी चीन की बनती। हम इस घटना के लिए चीन को जिम्मेदार बता रहे हैं, मतलब वो अगर इन्फॉर्म कर देता तो जाने बच जाती, ये घटना नहीं टलने वाली थी। लेकिन घटना भी उन्हीं के कारण हुई है। ये घटना तो नहीं टलती। अगर जैसे ये जो लहंदी नदी की बात आपने कही, ये एक ट्रिब्यूटरी है भोटे कोसी नदी की, छोटी नदी है लहंदे। वहां क्या ये 2000 फीट के करीब का एक ग्लेशियर मान लीजिए टूट करके गिरा और उससे एक झील बनी। आपको इन्फॉर्म करना था कि ये झील जो है ये बहुत अस्थायी है और ये टूट करके तुरंत इसका पानी नीचे जाएगा और अपने साथ वेग में बड़ा मलबा लेके जाएगा, तो लोगों को खाली करा लीजिए। तो जो जिला है वो रिवासी, जो जहां जिस जिले के आसपास ये सारी चीजें हुई है तबाही, उन जिलों को रसुआ, हाँ माफ करिएगा, तो रसुआ जिला जो है वहां उसको खाली कराया जा सकता था। उसने ये नहीं किया। ये इंफॉर्मेशन, ये तो एक इंसानियत के प्रति उसका अपराध है, सो है, लेकिन इसमें बड़ी तस्वीर आप देखिए। ये तात्कालिक घटना से ऊपर 4.4 था, वो जो जिस भूकंप की बात हो रही है वो 4.4 था, और उसके बाद जो ये बर्फ का पहाड़ टूट करके गिरा वो उसने 5.2 इफेक्ट का, इंटेंसिटी का एक इफेक्ट क्रिएट किया था। लेकिन भूकंप जो था जो नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर, वो 4.4 का था। उससे इतनी बड़ी तबाही कतई नहीं आ सकती थी जी। लेकिन उसने ट्रिगर किया इस हिमस्खलन को, जो एवलांच जिसको बोलते हैं, उसको उसने ट्रिगर किया और उसकी वजह से ये पानी नीचे आया। अब चाइना जो कर रहा है, आप याद करिए 2008 में इसी तरह का एक भूकंप तिब्बत में आया था और उस भूकंप में 90,000 लोग मरे थे, 90,000 लोग मरे थे। और ये कहा जाता है कि उस भूकंप से थोड़े ही दिन पहले वहीं पास में एक बड़ा डैम चाइना ने बनाया था। तो वो जो रिजर्वायर था जिसमें मैमथ अमाउंट ऑफ वाटर जो स्टोर किया था उस बाढ़ में, उस रिजर्वायर में चाइना ने, उसकी वजह से ट्रिगर हुआ था वो भूकंप, और उस भूकंप से 90,000 लोग मरे थे। एग्जैक्टली सेम स्थिति यहाँ है। ये चाइना जो डैम्स बना रहा है, उस डैम्स की वजह से वहां ट्रिगर हो रहे हैं, और चाइना इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि सबसे हाईली सेस्मिक एक्टिव रेंज है, माउंटेन रेंज हिमालय की, जहां वो इस तरह की गतिविधियां कर रहा है और जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों का जीवन वो मुश्किल में डाल रहा है। ये तो सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है वहां की ज्योग्राफी कैसी है। रिक्टर स्केल पर भूकंप वहां पर आना, उसकी तीव्रता 5 से ऊपर जाना, ये वहां पर नॉर्मल बात। और काठमांडू में हमने जो भूकंप आया था वो देखा था, लेकिन वो प्राकृतिक था। अब जो चाइना कर रहा है ये प्राकृतिक नहीं है। देखिए, जैसा अजीत जी ने कहा कि ये जो हिमालयन रेंज है, ये अगर पूरी धरती के इवोल्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो रैदर न्यू है। मतलब ऐसे तो वो भी हजारों साल है, लेकिन पूरी धरती के हिसाब से नहीं होता, इसलिए सिस्मिक जोन है। अभी भी बहुत जगह एरिया है जहाँ पे हाइट्स बढ़ रही हैं, एमएम्स में हाइट बढ़ रही है, तो बहुत सिस्मिक हाई जोन है। उसके ऊपर से अगर ऐसी कोई एक्टिविटी हो जाती है जैसे डैम्स बनाने की, और वो भी एक पूरी साइंटिफिक प्रक्रिया से नहीं, तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब जो फ्लैश फ्लड हम कल से बात सुन रहे हैं, फ्लैश फ्लड नॉर्मली, देखिए फ्लड दो तरह से आते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, होती रहे इनसे बारिश, ये वो नहीं है, बहुत ज़्यादा बारिश का रिजल्ट नहीं है, एक फ्लैश फ्लड है। फ्लैश फ्लड क्लाउड बस्ट से भी आते हैं, लेकिन जो अभी अजीत जी ने समझाया कि एक भूस्खलन हुआ, एक हिम भूस्खलन हुआ जिसको हम आइस एवलांचे बोलते हैं, उसने एक आर्टिफिशियल झील जैसी बना ली, आर्टिफिशियल डैम जैसा बना लिया, और वो अपने दबाव से टूट गया, अपने दबाव से टूटा। और इसमें जैसे आपने बताया करीब 40 से 45 मिनट का था। और ऐसा कहते हैं कि चाइना के पास बहुत माइक्रो सेंसर्स हैं, नेपाल के पास उतनी व्यवस्था नहीं है। आप जो नॉर्मल रेन से फ्लड होता है उसको नाप सकते हैं, उसकी आप जानकारी भी दे सकते हैं, क्योंकि वो पानी का स्तर एक गति से बढ़ता है। यहाँ पे आपको समय नहीं होता, और ये केवल आप माइक्रो सेंसर केवल उन स्लोप्स पे लगा सकते हैं जिनसे आपको पता लगो। चाइना के पास वो सेंसर है, बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा, कुछ संस्थाएं कह रही हैं वो 40 मिनट से पहले भी उसको मालूम होगा, मतलब उनको वार्निंग सिग्नल आने लगे होंगे उनके यहाँ, क्योंकि उनके पास ऐसी व्यवस्था है, उसको वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। डैम प्रोजेक्ट जब शुरू किया होगा तो इसका असर उनके देश में क्या होगा और इसका असर नेपाल में क्या हो सकता है, उन्होंने 100% इसका एनालिसिस किया होगा। बिल्कुल। और जब ये हुआ भी तब उनको ये पता था कि चाइना में तबाही नहीं आएगी, क्योंकि पानी का वेग नीचे जाएगा तो वो नेपाल में ही तबाही लेकर आएगा, और अगर ज्यादा तबाही हुई तो फिर वो बिहार तक, उत्तर प्रदेश तक उन नदियों का जलस्तर बढ़ेगा, जो कि खबर है। मैं इसमें एक चीज और जोड़ देती हूँ, अमेरिकी एजेंसी ये कह रही है कि नेपाल में जो महातबाही आई है उसके पीछे भूकंप नहीं बल्कि चीन है। चीन ने जो पाप किया है उसी से नेपाल में फ्लैश फ्लड आया है। अब ये कहा क्यों जा रहा है, उसके पीछे का कारण आप समझे, कैसे अगर चीन चाहता तो इस त्रासदी से बचा जा सकता था। अब आप ये जानकारी लें, तिब्बत के केरुंग क्षेत्र में पहले ही बाढ़ आ गई थी, लेकिन चीन ने नेपाल के साथ रियल टाइम डेटा शेयर नहीं किया।
चीन ने करीब 45 मिनट की देरी से नेपाल को जानकारी दी। तब तक पानी बहुत तेजी से नेपाल तक पहुंच चुका था और नेपाल को संभलने का मौका ही नहीं मिला। अब दूसरी चीज, चीन ने न सिर्फ रियल टाइम जानकारी शेयर में देरी की, बल्कि इस फ्लैश फ्लड को मैन मेड बताया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में चीन ने जो ग्लेशियर पर पाप किए हैं, उसका ये नतीजा कहा जा रहा है। कुछ सैटेलाइट तस्वीर हैं जिनकी जब स्टडी की गई तो ये पता चला कि नेपाल चीन के रसुआ बॉर्डर क्रॉसिंग से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व में लेंटे नदी में बर्फ और चट्टानों के खिसकने से मलबे वाली बाढ़ की तस्वीर सामने आई। अब आपके मन में भी ये सवाल होगा कि ये मलबा क्यों आया। इसकी बड़ी वजह है ग्लेशियर के इलाकों में चीन का अवैध निर्माण। चीन ने ऊंचाई वाले ग्लेशियर के इलाकों में शाओकांग मॉडल पर गांव और बस्तियां बसा दी हैं। और दूसरा कारण यह भी है कि तिब्बत के केरुंग शहर में चीन ने पहाड़ियों को बेदर्दी से काटा है और त्रिशूली नदी के प्राकृतिक बहाव को भी बदल दिया है। इसके अलावा चीन ने केरुंग पोर्ट को 2 नदियों के संगम पर बनाया है। आरोप है कि इस बनावट की वजह से ही पानी की गति नेपाल की तरफ बहुत तेजी से बढ़ी, जिससे अचानक बाढ़ आई और ये खौफनाक तस्वीर सामने आई। अब अजीत जी, क्लाउड बर्स्ट वाली तबाही भी हमने देखी है, बाढ़ की वजह से आई तबाही भी हमने देखी है, लेकिन ये जो चीन तिब्बत में कर रहा है, चीन जो नेपाल चीन बॉर्डर पर कर रहा है, क्या ये अमेरिका को पता नहीं? क्या ये नेपाल को समझ नहीं? आप उसी चीन के साथ साठगांठ कर रहे हैं। आपने भारत से दूरियां बनाई, नेपाल की मैं बात कर रही हूँ। अब उसका दंश इस वक्त नेपलीस झेल रहे हैं। देखिए, इसके 2 पहलू हैं। अब हम लोगों ने पहले जो बात की, आप एक तो एनवायरमेंटल और ज्योग्राफिकल एक पहलू है इसका, और दूसरा जियोपॉलिटिकल है जी। आप इन्वायरमेंट के लिहाज से आप देखिए, जियोलॉजी के ज्योग्राफी के लिहाज से देखिए, तो चाइना जितना बड़ा पाप कर रहा है या जितना बड़ा वो काम, उसको कोई इंसानियत से लेना देना नहीं है। उसको सिर्फ उसको पूरा जो बॉर्डर का इलाका है उसको मिलिटराइज करना है, मिलिटराइज विलेजेज उसको वहां स्टैब्लिश करने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है और विस्तार भी देना है। वो तभी विस्तार होगा ना जब आप 1 पोस्ट 1 टाइम, 1 विलेज 1 टाइम, 1 मिलिटराइज विलेज 1 टाइम, वो इस तरह की जो सलामी स्लाइसिंग की पॉलिसी है उसे आगे बढ़ता है, वो एक एक करके। तो वो जो मिलिटराइज जोन बना रहा है बॉर्डर के आसपास, उसको गांव बनाने हैं, बस्तियां बनानी है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर का वहां प्रोजेक्ट करना है, ये वो पूरा इस बात को जानते हुए कि ये हाईली सिस्मिक एक्टिव जोन है ये।